छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर से सियासत का केंद्र बन गई है। पहले भी आवास स्वीकृति, लंबित मकानों और भुगतान को लेकर आरोप प्रत्यारोप होते आ रहे हैं, लेकिन अब कैग रिपोर्ट ने इस सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। मार्च 2023 तक की अवधि की कैग रिपोर्ट में पीएम आवास योजना में कई बड़ी अनियमितताओं का खुलासा किया गया है, जिसके बाद सवालों की बौछार शुरू हो गई है। कैग रिपोर्ट में पीएम आवास पर बड़ा खुलासा। मार्च 2023 तक की अवधि की कैग रिपोर्ट। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और प्रेमनगर में अनियमितताएं। 3 लाख रुपए तक की आय वाले 71 अपात्र हितग्राहियों को मिला आवास। 250 हितग्राहियों के नाम पर आवास की जमीन ही नहीं। 99 हितग्राहियों को शहरी और ग्रामीण दोनों पीएम आवास का लाभ। सिर्फ 50% आवास महिलाओं के नाम स्वीकृत। नियमों में महिलाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश। कैग रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसियों ने लोगों को उनके आवास से वंचित करने का काम किया। उन्हें लोगों की हाय लगी है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 10 लाख आवासों की पहली सूची कांग्रेस सरकार में जारी हुई। 2 साल में प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेसियों ने तो जिस तरीके से हमारे लोगों का आवास बनने से उनको वंचित करने का काम किया, वो स्पष्ट हो रहा है और गरीबों की हाय लग रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीएजी रिपोर्ट आया, उसमें सीधा सीधा दावा किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 लाख आवास बनाने का बड़े दावा करती रही, लेकिन जब इस रिपोर्ट में बात आई 1,84,000 ही मकान बन पाया है। हमारी सरकार में 10 लाख आवासों का हम लोगों ने फर्स्ट किस्त जारी किया, लेकिन इस सरकार आने के बाद कोई भी आवास स्वीकृति नहीं की। जिस तरह से आवास को लेकर सत्ता में आई और इन 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास के लिए सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। कुल मिलाकर कैग की इस नई रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चल रही सियासत को और तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की सरकार पर अनियमितताओं और गरीबों के हक से खिलवाड़ का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी सरकार के कार्यकाल में जारी की गई आवास सूची और केंद्र सरकार की कथित उदासीनता को मुद्दा बना रही है। साफ है कि कैग की रिपोर्ट के बाद पीएम आवास योजना सिर्फ विकास का नहीं बल्कि सियासी टकराव का एक बड़ा मुद्दा बन गई है, जिस पर आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने वाला है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो रिपोर्ट और सियासत। जी हां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने छत्तीसगढ़ में शहरी विकास, आवास और श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में गंभीर कमियों की ओर इशारा किया है। मार्च 2023 तक की अवधि की इस रिपोर्ट के सामने आते ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आई अनियमितताओं को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। कैग की रिपोर्ट पर हो रही सियासत के क्या है मायने? किसकी सरकार में हुई पीएम आवास में गड़बड़ी? अपात्रों को आवास देने की कौन लेगा जिम्मेदारी? कैग की रिपोर्ट पर क्या होगा सरकार का अगला कदम? तो चलिए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अनिल पसुतकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। वात्सल्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत अनिल पसुतकर जी से ही करना चाहूंगा। अनिल जी, गड़बड़ी तो हुई है भाई, कैग की रिपोर्ट सामने आई है। अब बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? अनिल जी। नहीं, देखिए दिव्यांशु, अगर सीएजी की रिपोर्ट में गड़बड़ी है, देखिए मुझे सीएजी के मेंबर होने का 2 बार मौका मिला है। किसी भी को एक बार ही और एक्सटर्नल मेंबर एक बार बनाया जाता है, लेकिन मुझे 2 बार बनाया गया और मैं उसका प्रोसीडिंग भी जानता हूं। तो बहुत सारी आपत्तियां जो होती है, जो प्रकाशित होती है, जिसमें पैरा कहते हैं, जो विभाग को भेजा जाता है, अगर उसमें सुधार करके विभाग भेज दिया जाए तो शामिल होता है। अगर विभाग अगर उसमें आपत्ति जो सीएजी की रहती है उस पर अगर अपना स्पष्टीकरण ना दे तो वो कैग की रिपोर्ट में आ जाता है। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और भी खड़ा कर रहा हूं
कि सीएजी की रिपोर्ट सत्र के शुरुआत में क्यों नहीं रखी जाती। ये जब मैं मेंबर था तब भी मैंने सीएजी से बात की थी और विधानसभा के भी लोगों से बात की थी कि ये सीएजी की रिपोर्ट सत्र खत्म होने के बाद क्यों सामने आती। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका सबसे बड़ी योजना है, उस पर इस तरह के जो आरोप आ रहे हैं ये इनको हल्के पे नहीं लिया जाना चाहिए। इससे पहले भी जो है गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक में 6 आवास डबल आवाज आ रही है, बर्खास्त किया गया था गलत लोगों को, अपात्र लोगों को आवास आवंटन में। अब आप बताइए कि जिनकी आय ज्यादा है उसको आप दे रहे हैं, तो ये तो आय का जो आपके पास तो शिकायत पहले पता चल जाती है कि कौन सा है, फिर एक शहर में ले रहा है, एक ग्रामीण में भी ले रहा है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को चाहिए कि वो संज्ञान ले। देखिए इस सरकार में सब कुछ ठीक है, हम बोलते हैं कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, सरकार कभी खराब नहीं होती, सरकार की नीयत हमेशा साफ होती, सरकार की जो है इच्छाएं साफ होती, सरकार जनता का भला करना चाहती है। लेकिन सवाल आता है कहां पर, उसके क्रियान्वयन पर। इस सरकार में सबसे बड़ी जो चूक हो रही है वो किसी भी योजनाओं के क्रियान्वयन पर हो रही है। यहां की अफसरशाही इस कदर निरंकुश हो चुकी है, इस कदर। आप दंतेवाड़ा में 1 साल में 3 कलेक्टर बदल रहे हैं, आप बताइए ये कौन सा 3 साल में 1 कलेक्टर नहीं बदलता, आप साल में 3 कलेक्टर बदल रहे हैं। तो सारा का सारा मामला जो है अफसरशाही की चूक का है। अफसरशाही को इस सरकार को नियंत्रित करना ही पड़ेगा, अन्यथा ऐसी किरकिरी लगातार होते रहेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें सरकार की किरकिरी हो रही। चाहे आप जमीन के गाइडलाइन बढ़ाने का मामला ले लीजिए, चाहे बिजली बिल बढ़ाने का मामला ले लीजिए, सरकार 2 साल हो गए भाई, 2 साल में आपको सब समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार पर जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस से ज्यादा तो इनके अपने साथी लगा रहे हैं, इनके अपने विधायक लगा रहे हैं। आखिर में सरकार को कहीं ना कहीं तो जाके जागना पड़ेगा और ऑडिट रिपोर्ट पर आपको स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा। इस पर आपको दंडात्मक कार्रवाई भी करना पड़ेगा। अगर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे तब कहीं जाकर आगे के आवंटन में गड़बड़ी नहीं होगी, अन्यथा ऐसे घपलेबाजी चलते रहेगी। जी जी जी, ठीक है, चलिए ठीक है। वात्सल्य जी क्या कहेंगे अनिल जी की बात पर? वो कह रहे हैं कि भाई अफसरशाही हावी है। देखिए दिव्यांशु जी, पूरे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के सभी प्रदेशों की बात करूं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो करप्ट अफसर हैं और जो करप्ट नेता हैं, अगर उन पर जो दंडात्मक कार्यवाही करने में अगर सबसे अव्वल अगर कोई प्रदेश आज है भारत में, वो तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सरकार है। इसमें जनता को भी कोई दो राय नहीं है। देखिए कांग्रेस ने 15 साल निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सेवा का मौका दिया। कांग्रेस 15 साल कहती रही करप्शन करप्शन करप्शन। भाई मगर 5 साल आप आए, क्या आपने किसी एक पर भी कार्यवाही की? क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता निर्विरोध, सारे नेता साफ सुथरे निकल कर आए, और क्या हुआ आज आपके साथ? भाई जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया, आज फिर भारतीय जनता पार्टी आई है, और भारतीय जनता पार्टी ने आप देखिए पिछले 2 सालों में हर करप्ट जो नेता है, करप्ट जो ब्यूरोक्रेट है, उस पर कार्यवाही की है भाई। और रही बात हम सीएजी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो देखिए जब सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई उस वक्त आदतन कांग्रेस पार्टी जो है बहिष्कार कर चुकी थी सदन का। उन्हें पता ही नहीं था कि यह सीएजी रिपोर्ट 2023 मार्च तक की है, और जो माननीय दीपक बैज जी है वो बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं। सारे आरोप जो सीएजी रिपोर्ट में है, जो आज मीडिया के माध्यम से आप लोग लगा रहे हैं, वो सारे आरोप दीपक बैज जी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे। और एक पत्रकार मित्र ने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया कि भाई ये जो सीएजी रिपोर्ट है आपके कार्यकाल की है। तब उन्हें याद आया, ओहो मैंने सेल्फ गोल कर दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस सीएजी रिपोर्ट में भी जो भी गड़बड़ियां आई हैं उन पर कार्यवाही की जाएगी, कठोर से कठोर जो भी नियम अनुसार कार्यवाही है वो की जाएगी। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस को कहीं पर लगता है कि हम गलत है तो कृपया सदन में आए। भाई जनता की आवाज सदन में ही उठाई जाती है, आप सदन में आकर आवाज उठाइए, या जब आपको जनता सेवा का मौका देगी तो फिर आप कार्यवाही करिए। मगर इस तरीके से देखिए सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना, यह कहना कि, और मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ और सिर्फ मैं जनता को बताना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री आवास है, कितनी शर्म की बात है। आप देखिए कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में सिर्फ इसलिए रोक दी गई कि उसमें
पीएम शब्द था, उसमें प्रधानमंत्री शब्द था, माननीय भूपेश बघेल जी के शब्द थे कि भाई जब पीएम अपने नाम पर योजना चला रहे हैं तो पूरा पैसा वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यही कारण है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में उतना सक्सेसफुली इस पर काम नहीं हुआ। अदरवाइज आज तक जब से पीएम योजना चालू हुई है दिव्यांशु जी, 16,72,000 प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां जो है हितग्राहियों को दे दी गई है। चलिए ठीक है, धनंजय जी क्या कहेंगे वात्सल्य जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, झूठ बोलना अच्छी बात है, पर अगर झूठ बोलना बीमारी लग जाए ये बुरी बात है। पार्टी में दायित्व होता है कई चीजों को पर्दा करने के लिए झूठ बोलते हैं प्रवक्ता लोग, मैं भी बताता हूं इस चीज को। अभी मैं वात्सल्य जी को सुन रहा था, आंकड़े दे रहे थे, बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना क्योंकि उसमें पीएम का नाम था। भाई इंदिरा गांधी आवास तो कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, और इंदिरा आवास का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास करने का काम किया है। कोई नई योजना ले आते, हमारी इंदिरा आवास चलते रहता, समझ में आता कि नरेंद्र मोदी के पास कोई योजना है, कोई सोच है इस देश के गरीबों को लेकर। लेकिन नाम बदलो सरकार है, जो एक तरफ चिल्लाते कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 11 साल में 11 हमारी बड़ी योजनाओं का नाम बदलकर एक काम चला रहे, क्योंकि काम चलाऊ सरकार है, आना जाना कुछ नहीं है, मुंह में बोल वचन है। पहली बात। दूसरी बात, सीएजी रिपोर्ट को मैं अभी पढ़ा नहीं हूं, जो 4 बिंदु मेरे पास आए हैं उसको देख के बात समझ में ये नहीं आता कि प्रधानमंत्री आवास जो है वो केंद्र सरकार के 2011 के जनगणना सूची के आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण सूची के आधार पर तय होता है। ये सूची बनाता है केंद्र सरकार। जब प्रधानमंत्री आवास किसी को दिया जाता है तो उसका जीपीएस ट्रैकिंग होता है, उसके फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो भी ऑनलाइन होता है ना, बिल्कुल। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होती है और 3 पार्ट में उसको पैसा मिलता है, पहले 2 फुट, 2.5 फुट, 3 फुट, फिर छत डालने के लिए। अब जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट आ रही है तो निश्चित तौर पर चिंताजनक है कि आखिर गड़बड़ियां कैसे हुई है। तो क्या जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को शहर में भी आवास मिल गया, दूसरे व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को गांव में आवास मिल गया, तो ये तो बहुत बड़ा शंका पैदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के नाम से नरेंद्र मोदी जी के घोटाले को। पता नहीं देश में ऐसे कितने लोगों के नाम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोटाला किया होगा, क्योंकि राज्यों के हाथ में नहीं है, राज्यों के हाथ में तनिक भी नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास दे सके। जब तक वो सर्वे सूची नहीं आता, उसका जिसका नाम होगा उसी को उसको आवास मिलेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि 250 मकानों का निर्माण नहीं हुआ, पैसा मिल गया, तो भाई प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ पे नोडल अधिकारी होते हैं केंद्र के, जिसके हस्ताक्षर से, जिसके अनुमोदन से पैसा मिलता है। अब उन अधिकारियों से पूछना चाहिए जब प्रधानमंत्री आवास बना नहीं, आपने पैसा कैसे उनको दे दिया, किसके कहने पर दिया? तो बहुत बड़ा शंका पैदा कर रहा है पूरे देश में। पता नहीं कितने जगह ऐसे प्रधानमंत्री आवास के नाम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोटाला गड़बड़ियां की होगी। हम पे आरोप आप लगा सकते हो, पर सच्चाई तो यही है ना, केंद्र के नियंत्रण में है। दूसरी बात, हमारी सरकार जब थी दिव्यांशु जी, आपको बता देता हूं, रमन सिंह जी की सरकार के दौरान 2015 में स्टार्ट होता है लास्ट में, और 16 में आप अप्रूवल आता है 2.5 लाख मकान का जी जी, और 18 में इलेक्शन होता है, रमन सिंह जी की विदाई हो जाती है। उस दिन से लेकर 2023 तक 14 लाख, आप आंकड़े नोट करिएगा, 14,85,142 प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण हमारी सरकार बना। और इसके आंकड़े जो है केंद्र सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके वेबसाइट में अपलोड है, तो हम तो झूठ नहीं बोल सकते। गड़बड़ियां हुई है, निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, और तो बृहद स्तर में जांच की आवश्यकता है। जिस प्रकार से शौचालय निर्माण में रमन सरकार के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी, पूरे देश में उसका भांडाफोड़ हुआ था, हर राज्यों में गड़बड़ियां हुई थी, गरीबों के हक में डाका डाला गया था, और एक बड़ा पर्दाफाश हुआ था केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार का। इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी आपके इन्हीं सवाल पर मैं एक टिप्पणी ले लेता हूं अनिल जी से। अनिल जी, हमारा भी यही सवाल है कि भाई बड़ा सवाल यही है कि गड़बड़ी अगर हुई तो किसके कार्यकाल में हुई, कैसे हुई, और हुई तो ठीक है, लेकिन उसके बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनिल जी। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये 23 तक की है, और इस पे जो कार्यकाल जो है उसको पहले देखना पड़ेगा। और फिर देखिए, फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि दोषी लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए,
अब वात्सल्य ने कहा कि हमारी सरकार ने जो है अफसरशाही को और उनको भ्रष्ट लोगों को बहुत सजा दी। तो किसके कार्यकाल के? कांग्रेस के कार्यकाल के। आपके 2 साल के कार्यकाल में जो हुआ है उसमें कुछ कहा आपने? 1 लाख क्विंटल धान बाहर से आया है, वो पकड़ाया है। राइस मिल धमतरी में कलेक्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा 22,000 क्विंटल धान पकड़ाया है। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? राइस मिल के खिलाफ कार्रवाई हुई? जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये एक मामला नहीं है। इनके उप मुख्यमंत्री खुद निकले थे, सड़क पर पैर मारा, उन्होंने कहा ये डामर उखड़ गया, इस पर अपराध दर्ज करो। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? खैर वो अलग मामला। सवाल इस बात का है कि अगर गड़बड़ी हो रही है, सीएजी रिपोर्ट अगर कह रही, मैं देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं सीएजी का 1 बार नहीं 2 बार मैं बोर्ड का मेंबर रहा हूं। एक ही बार मेंबर बनाया जाता है, मुझे इत्तेफाक से या मेरा सौभाग्य कह लीजिए, मुझे 2 बार मेंबर बनाया गया है। इसमें जो होती है आपत्तियां जो है डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। जो ऑडिट होता है उसमें आपत्ति रिपोर्ट को, ऑडिट में जो आपत्तियां मिलती है, जो गड़बड़ी मिलती है, उसको डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। डिपार्टमेंट अगर उसका जवाब दे देता है तो फिर उसको स्पष्टीकरण अगर आ जाता है, तो अगर वो जो सही पाया जाता है तो वो आपत्तियां हट जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट लापरवाही कर जाता है जवाब देने में, होता है कि जाने तो ही चलते रहता है ऑडिट, तो वो आपत्ति जो है, वो जो गड़बड़ियां है, उसको हम कंफर्म मान करके उसको दर्ज कर लेते हैं। लेकिन बाद में फिर उसी गड़बड़ियों की जब जांच होती है तो पता चलता है कि मामला कुछ और है। तो ये सीएजी की रिपोर्ट जो है, एक आपके पास ये प्राइमरी एक आपके पास एक डायरेक्शन रहता है कि आप इस विषय में जांच कर सकते हैं, गड़बड़ियां पकड़ सकते हैं। आप जांच करना चाहिए, जो भी दोषी हो। ये प्रधानमंत्री की जो अगर ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल उनके ही प्रदेश में, जो उनकी डबल इंजन की सरकार में अगर ऐसा रहेगा तो आगे क्या होगा। और सिर्फ एक मामला तो नहीं ना, बहुत सारे मामले। तो आपको इसको देखना चाहिए कि कैसे अपात्र लोगों को ये मकान आवंटन हुआ, किसने किया। फिर आप अगर आप गारंटी ले रहे हैं, आप तो बिल्कुल अपनी फिट तपतपा रहे हैं कि हमने भ्रष्ट लोगों को बिल्कुल गिरफ्तार किया, जेल भेजा। अगर ये कांग्रेस के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई है तो फिर पकड़िए अफसरों को, फिर डालिए जेल में। किसने मना किया? जेल में अफसरों को डालेंगे तो आपको तारीफ भी मिलेगी। अगर कांग्रेस ने गड़बड़ी की तो कांग्रेस को आज विपक्ष में बैठना पड़ा, और अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो क्या आप सोचते हैं गड़बड़ी करके फिर से वापस सत्ता में आ जाएंगे? आपको भी जनता ने आपको भी विपक्ष का रास्ता दिखाया था। रमन सिंह की सरकार बहुत पॉपुलर सरकार थी, बहुत, उस पर कोई आरोप नहीं था। लेकिन 1760 आरोपों वाली भूपेश बघेल सरकार ने जितनी सीट पाई विधानसभा चुनाव में, उसकी आधी भी नहीं पा सकी थी रमन सिंह की सरकार। 14 में सिमट कर रह गए थे। तो ये स्थिति जनता करती है। छत्तीसगढ़ की जनता को आप मूर्ख मत समझिए, जनता जागरूक है। आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कांग्रेस ने किया है तो कांग्रेस को सजा मिली, और आप करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको भी काम करना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा। आपके कहने से ये नहीं हो जाता है कि हम भ्रष्टाचार यहाँ पर अफसरशाही निरंकुश है। अरे सीएम अगर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ले रहा है, वहां पर एक छोटे से जिले का एसपी अगर सीएम से और गृह मंत्री से बहस कर रहा है, तो आप सोच लीजिए स्थिति क्या है यहाँ पर। यहाँ तो अफसरशाही, सरकार तो अफसर ही चला रहे, आपको तो होश ही नहीं है। ये गाइडलाइन इतनी बड़ी आ गई, जनता में इतना विरोध हुआ, क्या हुआ? फिर बाद में आप सुझाव मांगते हैं, आप रिफॉर्म में रिफॉर्म करते हैं, आपको रिफॉर्म में रिफॉर्म करना पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए, एक 25 साल में एक जो एक सेकंड मैं कह रहा हूं, 25 साल में आप एक सबसे बड़ा त्योहार यहाँ छत्तीसगढ़ का होता है, धान खरीदी त्योहार, तो आप उसके लिए एक फुल प्रूफ स्कीम नहीं बना पाए। 25 साल से आप तक एक स्कीम नहीं बना पाए जिसमें अव्यवस्था ना हो, धान को परेशानी, किसान को परेशानी ना हो। किसान आत्महत्या कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार किसी को सजा दी गई क्या? जी वात्सल्य जी, आपका रिएक्शन। दिव्यांशु जी, मैं दोनों की बातों का जवाब दे देता हूं। पहले मैं माननीय अनिल पुसतकर जी ने एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हम सभी से पूछा। जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अफसरों पर भी कार्यवाही कर रही है, नेताओं पर भी कार्यवाही कर रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के जो अफसर थे उन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, अपने नेताओं पर नहीं, सिर्फ कांग्रेस पर एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। तो भाई अनिल जी, हमारी सरकार के बाद 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कृपया जवाब दे दे कांग्रेस, या आप ही जवाब दे दीजिए कि क्यों कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी अफसर और एक भी नेता पर कार्यवाही नहीं की। भाई हम पार्शियल हो सकते हैं अनिल जी, हम पार्शियल हो सकते हैं, मगर कांग्रेस तो हमारे प्रतिद्वंदी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका वही मतलब हुआ जो जनता समझती है, और जनता समझकर ही भारतीय जनता पार्टी को बार बार बुला रही है। यह आपकी बात का जवाब हो गया। अब दूसरा मैं धनंजय जी की बात का जवाब देता हूं।
श्री धनंजय जी ने भी एक वैलिड पॉइंट रेज किया कि भाई जो जितने भी यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बांटा गया वो तो भाई केंद्र सरकार के ही नोडल अफसर थे, केंद्र सरकार के ही अफसर थे। तो देखिए सिस्टम कैसा रहता है मैं आपको बता देता हूं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं रहती हैं दिव्यांशु जी, पैसा जो है केंद्र से आता है मगर उसके क्रियान्वयन का जो उसके एग्जीक्यूशन की जो जिम्मेदारी रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। लेबर डिपार्टमेंट को, हमारे लेबर डिपार्टमेंट को ही केंद्र से काफी पैसा आता है। मैं आपको बताऊं, लेबर डिपार्टमेंट में ही 10 ऐसी योजनाएं हैं जिनका 230 करोड़ इनके कार्यकाल में पूरे 5 साल में लैप्स हो गया। वो पैसा लैप्स हो गया, इन लोगों ने खर्च नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन किया, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं। वो पैसा लैप्स हो गया, केंद्र से पैसा आना था मगर इन लोगों ने काम ही नहीं किया। अब मैं कारण बता रहा हूं। ये ऐसी योजनाएं थी जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली थी। राजीव गांधी जी ने कहा था 100 रुपए वहां से आता है तो 11 रुपए ही खर्च होता है, बाकी जो है 89 करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। तो वही यहां पर था, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो डायरेक्ट खाते में जो योजना का पैसा जाता है वो योजना का पैसा इन लोगों ने खर्च ही नहीं किया। केंद्र फ्री में पैसा दे रहा है मगर आपको क्या कारण था? जो जितने भी अनियमित रोजगार है उनके लिए काम करने का, मगर नहीं, इन्होंने खर्च ही नहीं किया। और मैं बता रहा हूं, अगर मैं कुल परसेंटेज निकालूं तो कुल जितने भी लेबर डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं उसका सिर्फ इन्होंने 64% ही खर्च किया, सिर्फ 64% 5 साल में। मैं करप्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं। अब आते हैं जो अनियमितता प्रधानमंत्री आवास में हुई। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों को इन लोगों ने आवास बांटा, ऐसे लोगों को जिनकी मासिक आय 60,000 रुपए कर रहा हूं आपको। ये जो आपने 64% का डेटा निकाला, इसका सोर्स क्या है? ये कहां से निकाला आपने? जी, ये 64% जो आप कह रहे हैं, ये कहां से? इसका सीएजी की रिपोर्ट से निकाला है मैंने। चलिए, सीएजी की रिपोर्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए ठीक। मैं सीएजी की रिपोर्ट से निकाला हूं, सीएजी की रिपोर्ट से। और जो 10 योजनाएं जो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड थी, जिस पर कोई काम ही नहीं किया, ये भी सीएजी की रिपोर्ट से मैंने निकाला है। चलिए ठीक। तो इस तरीके से तो काम हुआ है। देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है, अगर हम करप्ट हैं तो जनता हमें क्यों बार बार बुला रही है? भाई, जनता के जीवन में बदलाव दिख रहा है लोगों को, इसीलिए तो हम आ रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कहीं की भी जनता हो। और ठीक है, चलिए धनंजय जी क्या कहेंगे वात्सल जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, मैंने कहा ना, बोलना आसान है, करना मुश्किल काम है। बहुत सारी योजनाओं के पैसे, यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास के ऑर्डर को भी कैंसिल नरेंद्र मोदी किया था कि 8,32,000 जो मकान देना था यहाँ पे, जिसके 3200 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रस्ताव पारित किया था, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है और हमने पैसा जमा कर दिया तो सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्यवाही करने के लिए उस मकान को रोकने का काम किया। बाद में हमारी सरकार जाते जाते 3200 करोड़ हमने दिया, मकान स्वीकृत हुआ। मैं गंदा बात नहीं करता, झूठे बात नहीं करता, मैं आंकड़े सहित बात करता हूं। आपको याद है, मैं आपको जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का जो लक्ष्य है, ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो 7 फरवरी 2024 के जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, गौर करिएगा, बहुत जो शानदार आंकड़े सिर्फ ग्रामीण आवास का। जब हमारी सरकार थी तो 11,76,142 मकान यहां पर स्वीकृत किया गया था। कब? 7 फरवरी को 11,76,142। उस दौरान हमारे सारे आवास मंजूर हो गए और 9,63,936 आवास हमने कंप्लीट कर लिया था, बाकी आवास प्रगति पर था। ये 7 फरवरी की बता रहा हूं 2024 के। इसके बाद की तारीख देंगे दिवांशु जी, आप भी निकालिएगा जी। उसके बाद 25 जुलाई 2025 को यही ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ को 11,76,142 मकान की जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसमें 11,14,498 ग्रामीण आवास बन गए। आप समझ सकते हैं, इनकी सरकार में कोई ग्रामीण आवास स्वीकृत नहीं हुआ, ये केंद्र की रिपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अच्छी बात क्या इन्होंने की, पैसा खर्च नहीं किया। ये तो नहीं की कि पैसा हमने नरेंद्र मोदी जी की तरफ पोस्टर लगाने में खर्च नहीं किया, हमने इस प्रदेश के पैसे को बिहार तिहार बनाने में खर्च नहीं किया, हम इस प्रदेश के पैसे को दूसरे राज्यों में चुनाव में नहीं खर्च किया, हमने जनता के पीछे खर्च किया। सिर्फ 64% पैसा हमने ईमानदारी से खर्च किया, क्योंकि वो जनता का हक था। और दूसरी बड़ी बात, आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं ना, ये जो सीएजी का जो यहाँ पे आज आंकड़े सामने आए हैं, ये तो बहुत चिंताजनक है। ऐसी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में गड़बड़ियां हुई थी,
कि रमन सरकार में तालाब के कॉर्नर पर शौचालय बना दिया गया था, वो भी जीपीएस ट्रैकिंग होता था, उसके भी अप्रूवल आते थे। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में भंडाफोड़ हुआ शौचालय निर्माण गड़बड़ियों का। क्या कार्रवाई की केंद्र सरकार ने, क्योंकि पूरे हाथ तो कालीन के खुद के हैं। मतलब प्रधानमंत्री आवास में क्या बड़ी चिंता हो रहा है गरीबों का। ठीक है, और आप कह रहे हो कि उनकी आवक ज्यादा हो चुका है। मैं बोलता हूं किसी का आवक 3 लाख रुपए अगर सीएजी बता रही है तो फिर उसका नाम उस सर्वे सूची में कैसे आया, गरीबी सूची में? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का मुख्य जो आधार है 2011 की गरीबी रेखा की सर्वे सूची है, फिर उसमें नाम कैसे आ गया? अगर 2 जगह नाम आ रहा है, मान लो शहर में किसी का नाम आ रहा है, उसी का नाम ग्रामीण में आ रहा है, तो सूची में गड़बड़िया कैसे हुई? क्योंकि वो सूची केंद्र जारी करता है, राज्यों का अधिकार नहीं आर्थिक सर्वेक्षण करने का, चाहे भाजपा की सरकार है कांग्रेस सरकार है। और उसी आर्थिक सूची के आधार पर बीपीएल कार्ड बनता है जो केंद्र सरकार का है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स गरीब को मिलता है। तो ये तो बृहद स्तर पर जांच की आवश्यकता है। आखिर गरीबों के पैसे में डाका कौन डाल रहा है, फिर घोटाले के कौन जिम्मेदार है? और इसकी जांच की मांग मैं कर रहा हूं आपके चैनल में। जांच भी होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। IND गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।